नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज का हमारा विषय है उपन्यास, जो परीक्षाओं में अधिकतर बार पूछा जाता है। यहाँ से अधिकतम रचनाएं आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप हिंदी विषय से हैं तो आपके लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी से कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं, तब भी यह क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जल्दी से जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ क्लास को जो है शेयर भी करते जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उपन्यास का जन्म कब हुआ और कहाँ से हुआ। ठीक है, तो उपन्यास का जन्म होता है 18वीं शताब्दी में। कब होता है? 18वीं शताब्दी में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। पश्चिम में होता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कहा? पश्चिम में। अब आपको क्या समझना है? उपन्यास को समझना है प्यारे साथियों। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द है उप और दूसरा शब्द है न्यास। उप का अर्थ आप कह सकते हैं समीप, समीप या निकट, और न्यास का अर्थ कह सकते हैं रखी हुई, रखी हुई, रखी हुई। अब अर्थ अगर देखा जाए तो समीप, 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 रखी, रखी हुई, समीप रखी हुई। अब किसके समीप रखी हुई है नहीं मालूम, किसके समीप रखी हुई है नहीं पता। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। जो उपन्यास शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन न्यास से, जहां उप का अर्थ है समीप या निकट और न्यास का अर्थ है रखी हुई। इसका मतलब समीप रखी हुई, लेकिन किसके समीप रखी हुई? तो आप कहेंगे सामाजिक, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। मतलब जो मानव का जीवन है, जो मानव का जीवन है उसके समीप रखी हुई। तो हम कह सकते हैं उपन्यास एक ऐसी रचना है जो सामाजिक जीवन के क्या है? अत्यंत निकट है। जो सामाजिक जीवन के अत्यंत क्या है? निकट है। ठीक है, और सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट होने के कारण अब आधुनिक युग में, मतलब वर्तमान समय में, इसका एक और रूप देखने को मिलता है। इसको महाकाव्य भी कहा जाता है। महाकाव्य भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि हिंदी में सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नावेल के अर्थ में जो उपन्यास है, उपन्यास, इस शब्द का प्रयोग जब वह हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन करवाते हैं,
तो इसमें उनकी एक अपूर्ण रचना मिलती है जिसका नाम है मालती। क्या नाम है? मालती। और इसी रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से हम समझ लेते हैं उपन्यास। उपन्यास का जो जन्म है 18वीं शताब्दी में माना गया। कहाँ? पश्चिम से। ठीक है, उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन्यास। उप का अर्थ है समीप या निकट, न्यास का अर्थ है रखी हुई, अर्थात समीप रखी हुई। किसके समीप रखी हुई है? जो हमारा सामाजिक जीवन है उसके समीप रखी हुई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि उपन्यास एक ऐसी रचना है जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट है। ठीक है, और यही कारण है, सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट होने के कारण वर्तमान समय में मतलब आधुनिक युग में आज इसे महाकाव्य की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सबसे पहला प्रयोग कौन करते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र चंद्रिका में जो इनकी एक अपूर्ण रचना प्रकाशित होती है, क्या? मालती। इसमें वह प्रयोग करते हैं किसका? उपन्यास का। यहां तक क्लियर हो गया? अगर यहां तक आप समझ पा रहे हो तो हम आगे बढ़े। अगर आपको क्लास जो है अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हमारी कोशिश है कि आपको सभी जानकारियां मिले। अभी हिंदी साहित्य के क्लास को रोका गया है। अगर आपको लगेगा कि क्लास बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप कमेंट करेंगे, क्लास शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है ना? समस्या यहाँ होती है जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलता है तो उसका आप वैल्यू नहीं समझते, तो समझा कीजिए वो सारी चीज़ें आपको केवल और सिर्फ केवल पेड क्लास में मिलेगा। टीचर आएंगे, 2 क्लास डेमो देंगे, बाकी कहेंगे क्लास परचेस करो और पढ़ो। अब हम समझते हैं परिभाषा। परिभाषा किसका? उपन्यास का। उपन्यास का परिभाषा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिलेंगे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? चलिए, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। कि काल्पनिक कथा है। ये कौन कहते हैं? श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। इसके बाद मिलते हैं हमारे उपन्यास सम्राट कौन? मुंशी प्रेमचंद। ये क्या कहते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना या उसके रहस्यों को उजागर करना ही क्या है? उपन्यास है। तो मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को उजागर करना क्या है? उपन्यास।
उजागर करना, खोजना कह सकते हैं, वही क्या है, उपन्यास है। ठीक है, कौन कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। इसके बाद हमें मिलेंगे ज्ञानेंद्र कुमार जी। अब हम समझते हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी क्या कहते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार जी, समझते हैं ज्ञानेंद्र कुमार जी क्या कहते हैं। ये कहते हैं पीड़ा में परमात्मा बसता है। वाह भैया, बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। पीड़ा में परमात्मा 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 बसता है, बसता है, बसता है। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास, भाई मेरे उपन्यास को जब पढ़ोगे तब ना समझ पाओगे। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। ये कौन कहते हैं, ज्ञानेंद्र कुमार जी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये तीनों परिभाषाएं आप ध्यान में रखेंगे। श्याम सुंदर दास जी क्या कहें, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक क्या है, कथा है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को उजागर करना या खोजना उपन्यास है। ज्ञानेंद्र कुमार क्या कहते हैं, पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के क्या हैं, साधन है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या हो रही हो कहीं पर तो अवश्य बताना। चलो अब हम समझते हैं, ये कहां से आ गया। अब हम समझते हैं उपन्यास के तत्व। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उपन्यास के तत्व। उपन्यास के तत्व क्या उपन्यास के तत्व हो सकते हैं। कथा वस्तु हो सकता है ना, कथा वस्तु। और क्या हो सकता है, बताते चलो, क्या हो सकता है कथा वस्तु के बाद। इसके बाद चरित्र चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है, चरित्र चित्रण। इसके बाद क्या, इसके बाद हो जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद होगा भाषा शैली। लिख रहे हो तो भाषा शैली भी आवश्यक है ताकि लोग पढ़ सकें, समझ सकें, है ना। इसके बाद क्या, देश काल या वातावरण, देश काल या वातावरण। मैंने जो उपन्यास के तत्व लिखा, ये 5 तत्व ध्यान रखना, परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास का तत्व है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना और लिखते चलो, समझते चलो। अब हम बात करेंगे उपन्यास को कितने भागों में बांटा गया, यही जरूरी है और यहीं से हमारा वास्तविक रचना शुरू होगा। यहीं से हम समझेंगे हमारा पहला उपन्यास कौन सा है। कौन से लोग जो हैं हिंदी में अपना पहला उपन्यास माने हुए हैं, यहीं से आएगा। तो उपन्यास के 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं उपन्यास को ऐसे, उपन्यास को 3 भागों में, भेद को छोड़ देते हैं, भागों में बांटा गया है।
उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया है। अब ध्यान से समझना, पहला, दूसरा, तीसरा। बहुत ही आसान है, अगर हमारी बात समझ लोगे तो आ जाएगा। पहले आ जाएगा क्या? प्रेमचंद, प्रेमचंद चंद युग। अब ये बताओ, ये मध्य में आ गया प्रेमचंद युग। अब इससे पहले जो आएगा, इससे पहले मतलब पूर्व, तो कहोगे प्रेमचंद चंद पूर्व, पूर्व नहीं कहोगे, प्रेमचंद पूर्व। उसके बाद जब बाद में आएगा तो कहोगे प्रेम चंदोत्तर। अब इसको समझना, इसको कहा जाता है प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान, और इसको कहा जाता है द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान, और इसको कहा जाता है तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान। मतलब प्रेमचंदोत्तर युग को उत्थान। तो पहले मिला प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। हाँ, प्रेमचंदोत्तर युग मतलब 3 युग हमने देखा। उपन्यास के 3 भागों को देखा, जिनमें से प्रेमचंद पूर्व युग जिसको हम प्रथम उत्थान कहते हैं, दूसरा प्रेमचंद युग जिसको हम द्वितीय उत्थान कहते हैं, और प्रेमचंदोत्तर युग जिसको हम तृतीय उत्थान के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान से समझते चलना और देखते चलना, ठीक है? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो देखो कमेंट किया करो, समझते चलो, सारी चीजें आएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि हिंदी में प्रथम उपन्यास, और जो उपन्यास होगा तो उपन्यासकार के बारे में पूछा जाएगा, कौन है, और ये माना जाएगा कि किसने माना है ना, किसके अनुसार है। तो इसमें भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है अपना मत प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है? चलिए समझते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा। अब यहां से हमारा शुरू होता है क्या? यहां से हमारा शुरू होता है आज का क्लास। यहां से हमारा शुरू होता है आज का क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। डॉक्टर गोपाल राय जी ये क्या कहते हैं कि देवरानी जेठानी, ठीक है, देवरानी जेठानी की जो कहानी है वही प्रथम उपन्यास है। तो यह क्या मानते हैं? प्रथम उपन्यास यह मानते हैं। हिंदी का मैं बात कर रहा हूं, हिंदी का मानते हैं प्रथम उपन्यास क्या? देवरानी जेठानी की कहानी को देवरानी जेठानी की कहानी को यह प्रथम उपन्यास मानते हैं। अगर देवरानी जेठानी की जो कहानी है इसके रचनाकार के बारे में बात करें, मतलब उपन्यासकार के बारे में बात करें, तो इसको लिखते हैं पंडित गौरी दत्त जी। पंडित गौरी दत्त जी, पंडित गौरी दत्त जी कब लिखते हैं?
कब लिखते हैं, इसका समय देखें, इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी, 1870 ईस्वी। तो सबसे पहले मिले हमें डॉक्टर गोपाल राय जी। यह देवरानी जेठानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी जो है, इसके जो उपन्यासकार हैं, मतलब इसके जो रचनाकार हैं, वो है पंडित गौरी दत्त। वर्ष 1870, प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1870 है, महत्वपूर्ण है। अब जितने भी मिलेंगे सब महत्वपूर्ण मिलेंगे। मैं वो उन चीजों को नहीं रखने की कोशिश किया हूं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं रखा ही नहीं हूं। बात ही क्या करना उसमें, मैं उसको रखा ही नहीं हूं। अब इसके बाद बात करें हम, ये उठाकर देख लेना, परीक्षा में पूछा है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी। इसके बाद आते हैं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी। ये मानते हैं भाग्यवती को। किसको मानते हैं? भाग्यवती को। प्रथम उपन्यास इनके अनुसार है, के अनुसार मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो कुछ और ही समझ कर लिखते जाओ। के अनुसार प्रथम उपन्यास क्या है? प्रथम उपन्यास है भाग्यवती। और रचना काल के आधार पे इसको प्रथम उपन्यास माना जाता है, भाग्यवती। उपन्यासकार कौन है? उपन्यासकार के बारे में बात करें अगर हम, तो इसके उपन्यासकार हैं पंडित श्रद्धा राम जो है फिलौरी। पंडित श्रद्धा राम फिलौरी। इस बात को ध्यान रखना। प्रकाशित कब होता है? प्रकाशन वर्ष है इसका 1877। इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को समझ लेना। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1877। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है ना? सारी चीजें समझते जाओ, सारी चीजें लिखते जाओ। अब मिलेगा हमें, और वह रचना काल के आधार पे जो है प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मिलेंगे हमें कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रथम उपन्यास क्या है बताओ, तुम्हें बता दो। बहुत ही आसान है, कई बार देखे होगे परीक्षा में, कई बार देखे होगे। ठीक है, क्या है बताओ? तो तुम कहोगे परीक्षा गुरु। और गुरु परीक्षा आ जाए तब क्या बताओगे? बताओ, मैंने बता रखा है, पढ़ाया है हिंदी साहित्य के जो है क्लास में। इसके जो है रचनाकार, मतलब उपन्यासकार के बारे में बात करें तो नाम जानते ही होगे, नाम सुने होगे, लाला श्रीनिवास दास जी। लाला श्रीनिवास दास जी। लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, इसका अगर वर्ष बात करें हम, प्रकाशन वर्ष, तो इसका प्रकाशन होता है 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना, जो मैं तथ्य पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीजें हैं, मैं जो भी पढ़ाऊंगा
चाहे वो 10 क्लास हो, चाहे 20 क्लास हो, बारीकी से। कारण क्या है कि पूरी चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, इसके कारण यही हैं कि सपोर्ट, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट की आवश्यकता लगती है। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास जितनी भी सुविधाएं मिल पा रही हैं, जिस भी प्रकार से मिल पा रहा है, मेरे पास कंटेंट पूरे हैं, पढ़ाने के लिए पूरा है, बस सपोर्ट की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। अब पढ़ाने वाले अध्यापक को कहना पड़ रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे शेयर करें। आप देखिए सोशल मीडिया पे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दुनिया भर की जो है सामाजिक अराजकताओं को फैलाने का काम करते हैं। आप उनसे जल्दी जुड़ जाते हैं, और जो आपको अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है उससे नहीं जुड़ते हैं। जो आपके फ़ायदे की बात कर रहा है, यह मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है, मेरे ही चैनल पे ऐसा नहीं है, अधिक लोगों के चैनल पे मैं देखा हूँ, और विशेष रूप से मैंने देखा है हिंदी वाले चैनल पे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं। मैं तो उनके सामने अभी कुछ हूँ ही नहीं, तो मैं तो अभी जस्ट शुरुआत किया हूँ। तो कोशिश कीजिए, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। वो अगर आपके भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट न करें जो समाज में उस लायक हैं ही नहीं, लेकिन उसी में आप मस्त रहते हैं। हाँ, है ना, उसी में मस्त रहते हैं, वही आप जानते हैं। और एक बात और समझिएगा, इसमें यह मौलिक जो है उपन्यास माना गया है, और मौलिक उपन्यास मानने के कारण ही यह परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और रचना काल के आधार पे आए तो अभी हमने श्रद्धाराम फिलौरी जी का बताया है ना, क्या बताया है, भाग्यवती, उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ें। अब इसके बाद हमें मिलेंगे, अभी बहुत हैं। देखो एकदम पसीने से मैं भीग गया हूँ, पसीने से। देखो कितना मेहनत करना पड़ता है, यह मेहनत कोई समझता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें मिलेंगे श्री कृष्ण लाल जी। श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण ही जो तुम समझ रहे हो, कृष्ण लाल जी, श्री कृष्ण लाल जी। ठीक है, अब इनके अनुसार कौन सी रचना है? इनके अनुसार रचना है उपन्यास है, प्रथम उपन्यास। इनके अनुसार है प्रथम उपन्यास। बहुत ही बढ़िया उपन्यास यह चुने हुए हैं। चंद्रकांता, और चंद्रकांता से खत्री नाम आपको याद आ रहा होगा, है ना। चलिए उपन्यासकार के बारे में बात करें तो इसके जो उपन्यासकार हैं वह हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। ठीक है, अगर इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में बात किया जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष 1888 है, 1888 ईस्वी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। श्री कृष्ण लाल जी कहते हैं कि जो प्रथम उपन्यास है हिंदी का वह है चंद्रकांता, जिसके उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री जी हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1888। ठीक है, महत्वपूर्ण है। जितना भी आपको बताया गया अभी यह हिंदी के प्रथम उपन्यास के बारे में है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत प्रस्तुत किया है, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन मतों को आपको समझाएं। परीक्षा में ये चारों पूछे गए हैं, परीक्षा में चारों आए हैं, इस बात का ध्यान रखना। उठाकर देख लेना प्रीवियस ईयर का पेपर, तुम्हें मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। मैंने
कहा है कि चाहे वनडे एग्जाम दो, चाहे हिंदी विषय से हो उसका एग्जाम दो, यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलो अब आगे हम बढ़ें, आगे अब हमें कौन मिलेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब मिलेंगे हमें बालकृष्ण भट्ट है ना, भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। कब लिखते हैं, 1886 में, 1886 में। इसके बाद बात करें 100 अजान, 1 सुजान, 100 अजान, 100 अजान, 1 सुजान, 1 सुजान, 1 सुजान। 1892 ईस्वी, 1892 ईस्वी। ठीक है ना। इसके बाद बात करें रहस्य कथा, रहस्य कथा, रहस्य कथा 1879 ईस्वी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अधूरा है, और यह तीनों रचनाएं बालकृष्ण भट्ट का महत्वपूर्ण है। ये तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों उपन्यास महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अभी आज का हमारा जो उपन्यास का क्लास है, अभी ये पहला क्लास है। कल के क्लास में हम और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, खत्री जी को समझ लेते हैं। किनको, खत्री जी को, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। खत्री जी को समझ लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। चलो अब आएंगे देवकी, देवकी, देवकी नंदन, देवकी नंदन, नंदन खत्री, खत्री, देवकी नंदन खत्री। ठीक है। ये क्या लिखते हैं, चंद्रकांता लिखते हैं। अभी हमने बताया चंद्रकांता है ना। कब, 1888, 1888। इसके बाद इनकी रचना के बारे में बात करें तो नरेंद्र मोहिनी नाम से, नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी नाम से एक और उपन्यास लिखते हैं 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में लिखते हैं। इसके बाद वीरेंद्र बेर नाम से एक और उपन्यास लिखते हैं, वीरेंद्र बेर नाम से उपन्यास लिखते हैं। कब लिखते हैं, 1800, अभी बताते हैं इसे, 88-93। इसके बाद अगर रचना के बारे में बात करें तो चंद्रकांता, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, संतति, चंद्रकांता संतति। इसका जो समय है, इसका समय है 1896, 1896, और यह 24 भाग में है। कितने भाग में है, 24 भाग में है। इस बात को ध्यान में रखना। इसका जो समय है 1895 है, 1895 है, 88, 93, 95, 96। ठीक है ना। अब फिर 5 भी आएगा। अब इसके बाद मिलेगा भूतनाथ, भूतनाथ परीक्षा में पूछा हुआ है। एक फिल्म देखे होंगे भूतनाथ, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है भूत बनते हैं, वह यही है। 6वां भाग, 6वां भाग इसका जो है, 6वां भाग अधूरा है।
और छठवां भाग अधूरा है, तो पूरा किसने किया? भाग अधूरा, तो पूरा किसने किया बताओ? अधूरा है। ठीक है, पूरा करते हैं इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी। ठीक है ना, पूरा किसने किया? यहीं पर दुर्गा प्रसाद खत्री ये पूरा करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, दुर्गा प्रसाद खत्री जी पूरा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनूठी बेगम में अगर देखें तो 1905। ठीक है, अब यह जितनी रचनाएं तुम देख रहे हो किनकी? देवकी नंदन खत्री जी की। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें तुम देखोगे पाओगे वो सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण है। मैं कोई भी ऐसी रचना इसमें नहीं रखने की कोशिश किया हूं जो तुम्हारी परीक्षा में नहीं आया है। इस बात का पूरा ख्याल रखना और समझते रहना सारी चीजें। ठीक है ना, सारी चीजें समझते रहना, और जहां पर भी ना आए, जहां पर भी लगे कि ये रचना या सत्र थोड़ी सी त्रुटि हो गई है तो कमेंट जरूर करोगे। ठीक है ना, मुझे लगता है कि मैंने अपने अनुसार वो सारी चीजें रखने की कोशिश की है जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर क्लास को यहाँ तक देख पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि और ज़्यादा लोग जुड़ पाए। अभी हिंदी साहित्य के क्लास के लिए तुम कमेंट करो, तुम्हें क्लास चाहिए तो मैं क्लास जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज़ें रखूं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर इसके बाद हम अन्य उपन्यासों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगले क्लास में हमें मुंशी प्रेमचंद भी मिलने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।